और वो फैसला बहुमत के आधार पर होगा। तो साफ तौर पर इस अध्यादेश को लेकर तमाम बातें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में आज का टॉपिक भी हमारा यही है, तो आइए इस पर हम अपनी चर्चा का शुभारंभ करते हैं। हमारे साथ डीके दुबे, जो कि संविधान मामलों के विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। और उसी के साथ आपसे सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस अध्यादेश को आप कैसे देखते हैं और क्या नफा नुकसान आपको इसमें नजर आता है? नहीं, एक्चुअली कोई नफा नुकसान नहीं है। दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, ये आर्टिकल 239 में घोषित है। अब 1991 में ये विचार हुआ कि क्यों नहीं दिल्ली के जो लोकल इश्यूज हैं उन इश्यूज पर कानून बनाने के लिए, उन इश्यूज को सामने लाने के लिए एक लेजिस्लेटिव बॉडी बना दी जाए। तो 1991 में संविधान में संशोधन करके एक नया आर्टिकल जोड़ दिया, लेकिन उसको लेजिस्लेटिव पावर दी थी उस समय। और लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है कि जो भी आपको लगता है, जो इश्यूज आपको दिए गए हैं, जो विषय आपको दिए गए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार आपको होगा। इंप्लीमेंट करवाने के लिए एलजी है और उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जी। लेकिन ये विवाद पिछले 7-8 साल से शुरू हुआ कि जब एनसीबी का नंबर आया, यानी कि एसीबी का, एंटी करप्शन ब्यूरो ने काम करना शुरू किया और केंद्र के अधिकारियों को भी नोटिस करना शुरू कर दिया और ये कहा कि भाई आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में रहने के नाते एसीबी सब पर अधिकार रखती है। वहां पर केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन करके ये कहा कि ये अधिकार आपके पास नहीं होगा। वहां वही चैलेंज हुआ तभी कुछ दिन पहले। सवाल ये पैदा होता है कि दिल्ली में तमाम तरह के ऑफिसेस हैं, पूरे इंटरनेशनल ऑफिस हैं, भारत के तमाम राज्यों के ऑफिसेस हैं, उनके कार्यालय बने हुए हैं, उनकी मीटिंगें होती हैं और तमाम विश्व के जितने इंस्टीट्यूशन भारत में काम करते हैं उनके सबके ऑफिस दिल्ली में हैं और केंद्र सरकार भी दिल्ली में बैठी हुई है। तो क्या दिल्ली की जो सरकार है वो सरकार वैसे पूर्ण काम कर सकती है जैसे और सरकारें कर सकती है? तो ये विवाद आ गया जहां पर लेजिस्लेशन नहीं था, कानून था नहीं, कोई बोल नहीं रहा था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया जैसे राज्य के साथ करते हैं। तो इस ऑर्डिनेंस में केंद्र सरकार ने, प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि चूंकि इन एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसाइड कर चुका है, इसलिए अब हम लेजिस्लेशन बनाते हैं। और लेजिस्लेशन बनाकर उन्होंने कहा कि भाई जो दिल्ली के इश्यूज हैं उनके लिए खाली दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, जो लिमिटेड पावर के साथ होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर को फुल अधिकार नहीं होंगे। वो चीफ मिनिस्टर के साथ दो और अधिकारी जो आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं या ग्रेड ए के ऑफिसर्स रहते हैं, जैसे चीफ सेक्रेटरी दिल्ली का होगा। अब दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी तो चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी में कोई बहुत फर्क नहीं होता। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अफेयर्स, उसमें भी कोई बहुत फर्क नहीं होता। तो ये 3 लोगों की कमेटी बैठेगी और ये जो सिविल सर्विसेज अथॉरिटी होगी ये बैठकर चर्चा करेगी, अप एंड डाउन्स देखेगी और दिल्ली में क्या परिवर्तन होना चाहिए, कहां किसकी ट्रांसफर पोस्टिंग होनी चाहिए, किस जगह पर कौन से अधिकारी की आवश्यकता है, किसको लगाया जा सकता है, ये तीनों लोग मिलकर तय करेंगे और इसके हेड चीफ मिनिस्टर होंगे। और इनमें से कोई 2 अगर मिल जाते हैं, मतलब 2 लोगों का कोरम होगा मिनिमम। लेकिन याद रखने की बात है, 2 लोगों के कोरम का मतलब ये नहीं है कि दोनों सेक्रेटरी बैठकर कर लेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर से बात करके और उनके आह्वान पर ही मीटिंग बुलाई जा सकती है। यानी कि 2 लोग अगर तय कर देंगे तो फिर वो एलजी को रिकमेंड करेंगे कि भाई ऐसा होना चाहिए। एलजी को अगर आपत्ति है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव है और यहाँ प्रेसिडेंट रूल टाइप का ही चलता है यूनियन टेरिटरी, तो ये कहा गया कि अगर एलजी को कोई समस्या होती है तो ऐसी परिस्थिति में वो दोबारा उनको रिकमेंड कर देंगे। और अगर फिर भी वही आता है और डिस्प्यूट पैदा होता है प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव एलजी और इस सिविल सर्विसेज कमेटी में, तो फिर एलजी फाइनल करेंगे कि क्या होना है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि राज्य सरकार जो कानून बनाती है उस कानून का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए वो आदेश देगी और जो अधिकारी बैठा हुआ है वो उसका पालन करेगा। बिल्कुल, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को, जो सरकार चला रही है दिल्ली की, उसको कहीं ना कहीं इससे समस्या है। और ऐसे में कोई पहली सरकार ये दिल्ली में नहीं है, इससे पहले भी तमाम सरकारें रहकर जा चुकी हैं, तो उनमें भी ये सब चीजें अप्लाई होती थी। लेकिन अब जब अध्यादेश आ गया है तो इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को परेशानी तो हो रही है।
नहीं, देखिए, पार्टी को परेशानी होना अलग बात है कि आप ये कह दो कि हम तो साहब पार्लियामेंट भी हमारे यहाँ आती है, मैं पार्लियामेंट में भी भाषण दूंगा क्योंकि वो दिल्ली में ही आती है, तो कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। लेकिन सत्य ये है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरी 1991 तक एक्सक्लूसिवली प्रेसिडेंट के द्वारा डील की जाती रही। अब लोगों की समस्या, जैसे दिल्ली बड़ी हो गई तो लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई। अब इस व्यवस्था में अगर कोई पार्टी डिस्प्यूट खड़ा करना चाहती है तो वो कुछ भी कर सकती, कह सकती है कि साहब प्राइम मिनिस्टर भी चूंकि हमारी टेरिटरी में रहते हैं इसलिए प्राइम मिनिस्टर में से पूछ कर जाए, ये कह सकते हैं। वो कह सकते हैं पार्लियामेंट का सेशन हमसे पूछ के बुलाया जाए क्योंकि साहब हमारी दिल्ली है। तो ये डिस्प्यूट कभी खत्म नहीं होगा अगर आप खत्म करना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे तो। बात ये है कि हमारी संवैधानिक समझ कितनी है, हमारी संवैधानिक समझ के आधार पर डिपेंड करेगा कि हम दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ मिलकर कैसे काम करें। ये जो 2013 में सरकार है, इससे पहले भी सरकारें नहीं, कोई डिस्प्यूट ही नहीं हुआ क्योंकि उनकी मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच या कॉन्स्टिट्यूशनल मेंटालिटी अच्छी थी। वो अच्छे से समझते थे कि हमें कितनी पावर है, कितना कर सकते हैं और हमारा दायरा क्या है। और ये सबको मालूम था कि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली प्रदेश नहीं है जहां फुल फ्लैश राइट हो। इसलिए और सेंट्रल सिविल सर्विसेज वहां पर काम करती है, एक एक्स्ट्रा कैडर काम करता है वहां पर। दिल्ली, दमनदीप, नागर, दादर हवेली, ये वो एक कैडर है, वो कैडर केंद्र के पास रहता है। इसलिए उसके कैडर के ट्रांसफर पोस्टिंग और केंद्रीय अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग तो केंद्र के पास ही होना चाहिए क्योंकि वो कैडर उनका है। आप दिल्ली में जो सरकार बैठी है वो एक्चुअली गवर्नमेंट नहीं कहना चाहिए उसको एडवाइजरी बॉडी टू द एलजी कहना चाहिए। चुन कराएगी एडवाइजरी बॉडी एलजी क्योंकि, लेकिन मिस नॉमिनल यहां पर आया कि उसको हमने चीफ मिनिस्टर कह दिया। चीफ मिनिस्टर कहते ही चीफ मिनिस्टर को यह लगा कि मेरी पावर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के बराबर होनी चाहिए जैसे फुल फ्लैश स्टेट होते हैं। लेकिन ये जो पूरा सिनेरियो चलता नजर आ रहा है, जो कार्यप्रणाली हमेशा से नजर आई है, उसमें यह भी देखने को मिला आपकी बार तो, क्योंकि आलोचनाएं भी हो रही है गृह मंत्रालय की साफ तौर पर, और जबकि ये पहले से देखा गया है कि जिस तरह से जो आलोचक हैं वो दिल्ली की विशेष स्थिति को अनदेखा लगातार करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो भी तो उठाए जा रहे हैं, वो भी तो सवालों के घेरे में आ रहे हैं। नहीं, देखिए, आप भारत में डेमोक्रेसी है, कहने के लिए जिसके जो पॉइंट है वो कह सकता है, लेकिन संविधान की समझ रखने वाले लोग ही इसका सही इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि संविधान की समझ ये कहती है कि दिल्ली केवल अकेले राज्य की सरकार नहीं है, वहां पर केंद्र सरकार भी बैठी हुई है और हकीकत में केंद्र सरकार ही बैठी हुई है और उसके साथ तमाम इंटरनेशनल ऑफिस और नेशनल ऑफिस वहां पर हैं, उनके कार्यालय वो रहते हैं, वहां फंक्शन करते हैं। तो फिर दिल्ली में जो 90% वर्क है वो तो केंद्र का है। राज्य तो केवल जो दिल्ली में रिजाइड करते हैं उनकी लोकल प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए है कि वहां बिजली पानी की व्यवस्था देख ले, रोड सड़क अंदर की व्यवस्था देख ले, दवा पानी की व्यवस्था देख ले। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि केंद्र के राइट के ऊपर ओवरराइड कर जाएगी राज्य सरकार क्योंकि दिल्ली में सरकार बैठी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे नगर महापालिका किसी जिले की होती है और नगर महापालिका ये कहे कि चीफ मिनिस्टर हमसे पूछे बगैर नहीं घुस सकता, और चीफ मिनिस्टर ऐसा कैसे, राज्य सरकार कैसे ऐसे कर लेगी क्योंकि हम यहाँ के मेयर हैं और मेयर होने के नाते हमको एक्सक्लूसिव राइट है, हम यहाँ के फर्स्ट पर्सन है। ऐसा नहीं होता। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की सुंदरता यह है कि आप सब लोग अपने अपने दायरे में काम करिए, जितना काम हमारे पास है उतना करिए, जबरदस्ती के राइट ओवरराइड मत करिए। तो मुझे लगता है राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से ये कोशिश कर रही है कि वो केंद्र सरकार के राइटों पर ओवरराइड कर जाए, वो मुझे नहीं लगता कि संवैधानिक रूप से ठीक है। बिल्कुल, और ये कई बार देखा भी गया है क्योंकि जिस तरह के हम देख रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई थी, उसमें भी इस तरह की बातें रखी गई थी कि जो फाइलें हैं और अधिकारियों पे जिस तरह का दबाव बनाया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से, वो कहीं ना कहीं वो स्वागत योग्य नहीं है। तो ऐसे में तमाम सवाल भी खड़े होते नजर आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि किस तरह से इसकी जो रूपरेखा है वो आगे की रणनीति को और ज्यादा उजागर करती हुई नजर आएगी? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को ही उस कमेटी का हेड बनाया है, जो सिविल सर्विस अथॉरिटी है उसका हेड चीफ मिनिस्टर खुद है। तो चीफ मिनिस्टर अगर अपने अधिकारियों को कन्विंस नहीं कर सकता, अगर उनको साथ लेकर नहीं चल सकता, तो मुझे नहीं लगता कि वो राज्य को साथ लेकर चल सकता है। फिर तो वो बात आ गई कि हम मतलब कोई भी अधिकारी है, मैं उस पर डिक्टेटर हूं,
डिक्टेशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। यही तो राजनीति की खूबसूरती है। और अगर हम अपने अधिकारियों को ही अपने साथ नहीं ले चल सकते और उनसे दो दो हाथ करते हैं। आपको याद होगा कि चीफ सेक्रेटरी को बंगले पर बुलाकर मारा गया था और जिसका मुकदमा फाइल हुआ था चीफ सेक्रेटरी। तो क्या आप सोचिए, चीफ सेक्रेटरी को ऐसे होना चाहिए? मैं तो नहीं समझता कि कोई भी डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार ये गुंडागर्दी टाइप की करे। और अगर करती है तो फिर भाई कानून बनाकर उनको इंसाफ तो देना ही पड़ेगा और पावर डिमार्क करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है केंद्र ने पावर का डिमार्केशन किया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। विशेष टिप्पणियां जो आपने यहाँ पर हमारे इस